ये केवल प्राचीन समय तक के उदाहरणों का संग्रह, चरित्रों का संग्रह। अब हमारा इतिहास ही इतना प्राचीन है कि किसी भी संग्रह में पूरा का पूरा समेटना असंभव है, लेकिन प्रातिनिधिक रूप से इसमें जो 450-500 चरित्र आए हैं, ये केवल पहला खंड है और सन 2000 तक का संग्रह बाकी है। तो दिन रात परिश्रम करके ये पहला खंड प्रकाशित किया है और आगे और खंड प्रकाशित होने वाले हैं। ऐसा काम हाथ में लेना ये भी एक अभिनंदनीय बात है और इसलिए मैं सभी इस ग्रंथ में लगे हमारे भगिनियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक सर्वे का उल्लेख अभी हुआ, वो सर्वे भी केवल हमारे भगिनियों ने किया है, पूरे देश में किया है और भारत की महिलाओं के बारे में उस तरह का ये पहला सर्वेक्षण है और इतना सटीक और सुंदर हुआ है कि भारत सरकार भी उसका उपयोग करती है। ये परिश्रम क्षमता हमारी मातृशक्ति में है। अब हम एक भारत का गठन करना चाहते, विश्व गुरु भारत को गढ़ना चाहते, तो भारत यानी केवल पुरुष तो है नहीं, 50% महिलाएं हैं। और ये तो होता नहीं, किसी जीवंत शरीर को स्वस्थ बनाना है तो उसका आधा अंग स्वस्थ हो जाए और आधा अंग वैसा ही रहे तो स्वस्थ कदापि नहीं होगा। ये बिल्कुल छोटे बच्चे को भी समझ में आने वाली बात है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के भी आचरण में न आने वाली बात है। होना चाहिए सब लोग कहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? व्यवस्थागत कुछ परिवर्तन चाहिए, वो समय के अनुसार आ रहे हैं। थोड़ी उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है, आ जाएंगे। 30% आरक्षण करना कि नहीं करना वगैरह विवाद चलते हैं, धीरे धीरे सब होता है, लेकिन मात्र व्यवस्था परिवर्तन से ये बात नहीं होती, क्योंकि कुल मिलाकर देश की जनसंख्या में जो 50% महिला वर्ग है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। और वो इतना विविध प्रकार का है अपने देश में। शहरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचलों में काम करना ही पड़ता है महिलाओं को, महिलाएं हैं, वनवासियों में है। वो सर्वे अगर आप देखेंगे तो कितने गुट बने हैं उसमें, और इतना पूरा सर्वेक्षण होने के बाद भी बाद में ऐसा लगा कि क्रीड़ा क्षेत्र में जो महिलाएं अपना पराक्रम दिखाती है उनके बारे में उसमें कुछ नहीं है, तो उसका काम फिर से चला है, वो पूरा होगा। यानी भारत के महिलाओं के स्थिति के बारे में एक सर्वसामान्य विधान करना बहुत कठिन बात है। सबकी अलग अलग स्थिति है, अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उपाय योजनाएं हैं। आज महिलाओं के पास ये नहीं है ऐसा एक जगह कहते, तो दूसरी जगह महिलाओं के पास वो सब कुछ है, लेकिन तीसरी कोई बात नहीं है जो यहां है। और इसलिए इसमें प्रत्यक्ष काम होने की आवश्यकता है। अर्थात ये काम होने में दो बातें होती है। एक तो अपने देश में अंग्रेजों ने एक चलन डाला, फैशन डाली कि हमारे पूर्वजों को, हमारे भूतकाल को हमेशा गाली देना, उसमें सब कुछ खराब था। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि 1500 वर्षों से, 2000 वर्षों से हम अधपतित हुए, इसलिए तुम्हारा सब कुछ खराब है, इसके उदाहरण आज मिलते हैं। अंग्रेज वो हमारे भूतकाल पर भी चिपकाते हैं।
यानी हमारा आज का आचरण हमारे भूतकाल के विपरीत है। अब ये कोश देखेंगे, आपको चित्राताई ने इतने सारे उदाहरण बताए, विद्याताई ने भी बहुत कुछ बताया। वो तब था तो आज क्यों नहीं है? प्रचार जो करते हैं अपने देश के विरुद्ध, वो आज के उदाहरण और भूतकाल से उसको जोड़ते हैं। तो पहली बात तो यह समझना आवश्यक है हम लोगों को कि लगभग सभी विषयों में जैसा है वैसा इस विषय में भी जो प्रचलित संवाद है, डिस्कोर्स है, वो एक अधूरे दृष्टि पर चलता है। उसमें विवाद है, पुरुष श्रेष्ठ कि नारी श्रेष्ठ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। और ये दोनों अलग अलग होने के कारण कोई एक श्रेष्ठ हो सकता है, दोनों श्रेष्ठ नहीं हो सकते, दोनों कनिष्ठ नहीं रह सकते, किसी एक को आगे रहना पड़ेगा। हमारे यहां सबको जोड़ने वाला तत्व हम लोगों ने पाया, तो हमारे संवाद में आधार जिसका है उन बातों में एक पूर्णता है। और इसलिए पहले से हमारे यहां ये श्रेष्ठता का विवाद नहीं है, इन दोनों को साथ ही रहना है। रथ का एक पहिया आगे एक पहिया पीछे ऐसे चलता नहीं, दोनों पहियों को एक साथ रहना पड़ता है, एक अंतर रख के चलना पड़ता है, एक आज से जुड़ना पड़ता है, साथ में घूमना पड़ता है। क्योंकि पुरुष तत्व और महिला तत्व, इनके बिना सृष्टि होती नहीं, दोनों चाहिए, एक से होता नहीं। जहां एक है, ब्रह्म है केवल, वहां ये भेद ही नहीं है। तो वहां भेद ही ना होने के कारण श्रेष्ठता का प्रश्न ही नहीं आता। भगवान महिला है कि पुरुष है, इस पर उधर विवाद होता है। हमारे यहां देवी भी है, देव भी है, और दोनों ब्रह्म रूप है। लेकिन सृष्टि जब अस्तित्व में आती है तो फिर द्वैत से काम चलता है, और वो द्वैत परस्पर विरोधी नहीं होता, वो परस्पर पूरक होता है। ये बात समझकर हम लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग भी उधर के संवाद में कभी कभी फंस जाते हैं, और फिर सारा जो कुछ गड़बड़ है वो सब अपने पूर्वजों पर थोपते हैं, और जो कुछ अच्छा है वो बाहर से आएगा ऐसी अपेक्षा करते हैं। लेकिन बाहर ये स्थिति है कि अपना ये संवाद गलत था, ये भान उनको आ रहा है, और नारी की पूर्ण स्वतंत्रता, परिवार वगैरह कुछ नहीं, बेकार की बात है, विवाह वगैरह कुछ नहीं, बेकार की बात है, ऐसा कहने वाले वो लोग आज भारत की कुटुंब व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। महिला का जो प्राकृतिक गुण है, जो उसके व्यक्तित्व का मूल है वात्सल्य, उसकी पूर्ति हुए बिना उसको जीवन में चैन नहीं आता। इसलिए अपने संवाद को 5 बार बदल के अब वो सही बात पर आ रहे। 50 साल पहले वो जो बोल रहे थे आज हम यहां बोल रहे हैं, और हम हजारों वर्ष पूर्व से जो बोलते आ रहे हैं उसको वो आज बोलना चाह रहे हैं। इसको हमने ध्यान में लेना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये सब बोलने में है, लेकिन करने में क्या है, ये हमारा दोष है। हम बोले भी सही, लेकिन हमको करना क्या है? इसमें जिन चरित्रों का वर्णन है, उस समय की सामान्य महिलाओं की ये जो स्थिति देखते हैं हम, तो आज हमारे यहाँ, हमारे अपने घरों में मातृशक्ति का वो स्थान मान हमने रखा है कि नहीं रखा है? यानी दो एक्सट्रीम पर हम, एक तो महिला को एकदम हम माता कहते, जगत जननी कहते, नहीं तो एकदम दासी बना के रख देते। बीच में कुछ है, वो हमारी जैसी मनुष्य प्राणी है, उसको एक बराबरी का स्थान चाहिए, उसके कर्तृत्व को अवसर चाहिए। ये वातावरण हमको देना पड़ेगा, और हमको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। महिलाओं के उद्धार की बात करने की आवश्यकता नहीं पुरुषों को, क्योंकि पुरुषों के
क्षमता के बाहर की बात है महिलाओं का उद्धार। स्वामी विवेकानंद जी को पत्रकार ने पूछा, इंटरव्यू है लंबा, उनके समग्र साहित्य में है, अंतिम प्रश्न पत्रकार ने पूछा, जो शांतका जी ने बताया वो सब बताना हो गया। उसके बाद आखिरी प्रश्न वो है कि फिर आपका भारतीय महिलाओं के लिए क्या मैसेज है। तो विवेकानंद जी तपाक से कहते, मैसेज? मेरा कोई मैसेज नहीं, उनको मैसेज देने की ताकत नहीं, उनको मैसेज पुरुषों ने देने की आवश्यकता नहीं। वो चिद्रूपा है, वो अपना रास्ता जानती है, उसको करने दो। इतने दिनों से तुमने घर में बंद रखा है, इसलिए कुछ बातें जानकारी में नहीं है, उसको प्रबुद्ध बनाओ, उसको सशक्त बनाओ। हमको ये बात ध्यान में रखकर अपने घर से प्रारंभ करते हुए समाज में महिलाओं के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। वो है चिद्रूपा है, जगत जननी है, वो जन्म की प्रवृत्ति से अध्यात्म पर चलने वाली है, वो प्रकृति से सबको वत्सलता की दृष्टि से देखने वाली है। ये सब प्रकृति ने उसमें रखा है, उसको खिलने का रास्ता दो, उसको पढ़ाओ, उसको अपना कर्तृत्व दिखाने का अवसर मिलता है तो महिला है इसलिए उसको रोको मत। स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने जो भेद रखा है उसको छोड़कर हमको महिला और पुरुषों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अपनी मर्यादा को कैसे संभालना, सार्वजनिक जीवन में कुछ करते समय परिवार की चिंता कैसे करना, ये उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो उनकी सहज प्रवृत्ति है, वो कर लेती है, वो कर लेती है। और इसलिए मुझे लगता है ये जो खंड प्रकाशित हुआ है और आज अपना कार्यक्रम है, इसमें मैं देख रहा हूं कि माता भगिनियों की संख्या बहुत अधिक है। ये अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी अधिक पुरुषों की संख्या होनी चाहिए थी। क्योंकि इस ग्रंथ को जितना हमारी भगिनियों ने पढ़ना आवश्यक है, उनके अपने पूर्व गौरव का, पूर्व पराक्रम का ज्ञान होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपना पराक्रम दिखाएगी। वैसे उनको ये अवसर मिले, उनको ये ज्ञान मिले। हमारे यहाँ पर 2000 वर्षों से मातृशक्ति का अपनी परंपरा में क्या स्थान है, इसको हम भूल गए। हमको भी वो ज्ञान हो और हमारा व्यवहार उसके अनुरूप हो। इसलिए 1000-1200 रुपया खर्चा हुआ तो भी ठीक है, लेकिन इस ग्रंथ को खरीद कर घर में रखना चाहिए और श्रावण मास में इसका भी पारायण होना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है, इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह न करने से एक गलत संवाद जो चलता है उस पर चली जाती है मातृशक्ति, और हानि हम सब लोगों की होती है, देश की होती है, परिवारों की होती है। उनको तो बाद में ध्यान में आता है, वो वापस आती है, लेकिन वो वहां जाए ही नहीं। इसलिए अभी से उनका प्रबोधन जो हम सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, वैसा उनको अनुभव देना परिवार में, समाज में, सर्वत्र, इसकी बहुत आवश्यकता है। अपने देश में मातृशक्ति का उत्थान, ये विषय पुरुषों के प्रबोधन का ज्यादा है, ऐसा मुझे अनुभव से लगता है। और इसलिए मेरा कहना यह है कि ये बहुत अच्छा काम है कि तब से अब तक एक तरह से कैटलॉगिंग हो रहा है कि वास्तव में कितना मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। कहने में तो बात आती है कि जिजाऊ माता नहीं रहती तो शिवाजी महाराज कहाँ से होते, वगैरह वगैरह। बोलने की बात ठीक है, अपने घर में हम ऐसा सोचते हैं कि अपने माता जी के बारे में। बाद में श्रद्धांजलि सभा में वगैरह कभी कभी बोलते हैं हम ऐसा, लेकिन जो माता आज हमारे घर में है, हमारी माता है, उसके साथ हमारा व्यवहार वैसा है क्या?
क्योंकि हम वैसा व्यवहार करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे कैसा व्यवहार करना। ये परंपरा से चलता है। वो परंपरा कभी खंडित हो गई विभिन्न कारणों से, हमारी आत्मविस्मृति के कारण, लगातार आक्रमणों के ताते चले, उसके कारण जो एक तरह से बिखराव आया समाज की व्यवस्थाओं में, उसके कारण हम भूल गए। ठीक है, वो परिस्थिति थी, हम भूल गए। हमको मजबूरन महिलाओं को पर्दे में रखना पड़ा, विवाह हमारे यहाँ पर रात को होने लगे। लेकिन अब गए ना वो दिन, अब उस व्यवहार को छोड़कर वापस आना है। हम कब जागेंगे? हमको जागने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ऐसी जागृति में इस प्रकार का जो कोश निर्मिति का काम है, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारे लिए साक्ष्य देते हैं कि हमारे पास एक दृष्टि है। वो दृष्टि पूर्ण होने के कारण वो त्रिकाला बाधित कारगर दृष्टि है। उस दृष्टि के आधार पर आज युगानुकूल व्यवहार को गढ़ना, यह हमारा काम है। समय बदलता है, समय बदलता है, इसलिए जीवन की शैली बदलती है, और इसलिए कर्तव्यों का मूल्य तो वही रहता है, लेकिन स्वरूप बदलता है, वेश बदलता है, घरों में रहना बदलता है। जंगलों में भी आज लोग सीमेंट के घर बना कर रहते हैं, ऐसा होता है। ये वाहन नहीं थे, इतना बड़ा ज्ञान भंडार नहीं था विज्ञान का, दुनिया इतनी पास नहीं है, कई बातें बदली है, तो व्यवहार का रूप बदलेगा, लेकिन मूल्य तो वही रहेंगे। वो मूल्य क्या है, उसके आधार पर समय समय पर युगानुकूल व्यवहार का रूप कैसा रहा है, इसका अध्ययन इन ग्रंथों से माध्यम से हम कर सकते हैं, और वो हमारे लिए आगे के लिए एक प्रकाशदायी बात हो सकती है। ऐसा कोश हमारे लिए आगे हमको जिस रास्ते पर बढ़ाना है सारे समाज को, उसके लिए एक दीपस्तंभ हो सकता है। और इस दृष्टि से इतना परिश्रम पूर्वक ये जो कार्य संपन्न किया है, उसके लिए मैं फिर एक बार सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा इसका अध्ययन कीजिए, और आज के समय क्या करना चाहिए इसके प्रकाश में। पहले तो बहुत समझदार बुद्धि होती थी मनुष्य की, और इसलिए एक ने बताया सबने माना, ऐसा चलता था। आज प्रजातंत्र है, इसलिए अपने परिवार में इसकी चर्चा कीजिए, एक एक कहानी इसकी पढ़िए, सबको पढ़ाइए, बच्चों से लेकर, छोटे बच्चों से लेकर सब लोग साथ में बैठकर पढ़िए, और एक एक कहानी के बोध की चर्चा कीजिए। उसमें से कुछ सहमति बनेगी, उस सहमति के अनुसार अपने परिवार में आचरण और प्रघात परंपरा बनाइए। ये करते हैं तो जो परिवर्तन आता है, बाकी सारी बातें अपने आप होगी। मातृशक्ति का इस स्तर पर उत्थान अगर हो गया, तो सब क्षेत्रों में, व्यवस्था सहित सब बातों में वो परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा, बहुत आसानी से आएगा। उसके लिए किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, लोग अपने अनुभव से समझे होंगे।